हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसके लिए आप लोग को एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की नीड होती है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, जिससे कि जो भी आपने पढ़ा है आप लोग ये देख सकें कि आपकी तैयारी कितने अच्छे से हो गई है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। यानी कि जो इंडिया में इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है इसकी रेगुलेटरी कौन करता है, यानी कि किसके अकॉर्डिंग जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और जितना भी बीमा उद्योग है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो संचालित होती है। जैसे कि बैंकों के लिए क्या है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसी तरह से एक नियामक संस्था जो होगी वो इंश्योरेंस के लिए भी है, तो वो कौन सी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको कौन सी आपको बताना है। तो शॉर्ट में भी कभी कभी एग्जाम में दे सकता है आपके, जैसे IRDA सिर्फ दे देगा या IAI दे देगा, LIC दे सकता है, GIC दे सकता है। तो आपको ये बताना होगा कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है, यानी कि जोखिम हस्तांतरण से संबंधित है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। बैंक FD, इंश्योरेंस, इक्विटी शेयर्स, रियल एस्टेट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है तो रिस्क को ट्रांसफ़र किया जा सके, यानी कि जो दूसरे को हस्तांतरित किया जा सके, जिससे कि जब भी रिस्क की सिचुएशन आए या जो जिस चीज़ के लिए भी जो है रिस्क है, जैसे कि अगर जो है मूल्यों के बढ़ जाना है या फिर ऋण लिया है तो उसको चुकाना है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उसको कम किया जा सके, हस्तांतरित किया जा सके, तो वो हो जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जब हम कराते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि फायर इंश्योरेंस कराया, LIC होती है, GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस होता है, समुद्री बीमा होता है, कई तरह का होता है। तो वहाँ पर जो रिस्क होता है कि अगर वो चीज़ जैसे कि फायर इंश्योरेंस है तो आग लग जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये कंपनसेशन मिल जाता है, क्षतिपूर्ति मिलती है, तो वो रिस्क क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिदृश्यों में किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है। विच अमंग द फॉलोइंग सिनेरियस वारंट्स इंश्योरेंस। A person may lose his wallet, the sole breadwinner of a family might die untimely, stock prices may fall drastically, a house may lose value due to natural wear and tear। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि इसमें से किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है, या इस तरह से समझिए बीमा कराया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का पर्स गुम हो गया हो, परिवार का एकमात्र कमाने वाला की असामयिक मृत्यु हो सकती है, शेयर मूल्यों में बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है, प्राकृतिक टूट फूट से घर का मूल्य कम हो जाना। तो वहाँ पर किस चीज़ के लिए इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है तो वो हो जाएगा कि परिवार का जो एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति होता है तो उसको असामयिक उसकी मृत्यु हो गई है, और अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा होता तो वहाँ पर उसकी जो भी फैमिली थी उसको हेल्प हो सकती थी, तो उसके लिए इंश्योरेंस क्या है, ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस स्कीम इज रन बाय एन इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जन आरोग्य, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि यहाँ पर कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट नहीं चला रही है, जिससे कि स्वयं जो है या फिर कोई भी मतलब व्यक्ति चला रहा है, तो वो हो जाएगा जन आरोग्य। यहाँ पर जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वो भी गवर्नमेंट चला रही है और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी गवर्नमेंट चलाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को डैश कहते हैं। रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड सेविंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मिटिगेशन। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जोखिम पूलिंग जो होती है उसके ज़रिए क्या किया जाएगा, जो हम जोखिम को हस्तांतरित करते हैं वो क्या कहलाएगा, बचत, बीमा, निवेश या फिर जोखिम घटाना। तो वो हो जाता है इंश्योरेंस, बीमा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को डैश कहते हैं। द मेजर्स टू रिड्यूस चांसेस ऑफ ऑक्योरेंस ऑफ रिस्क आर नोन एज डैश। रिस्क रिटेंशन, लॉस प्रिवेंशन, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क अवॉइडेंस।
क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि इस तरह के कोई भी जो तरीके होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जिनसे कि रिस्क को कम किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो हो जाते हैं लॉस प्रिवेंशन, यानी कि हानि की रोकथाम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमाकर्ता को जोखिम ट्रांसफर करने पर या डैश संभव हो जाता है। बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम पॉसिबल टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फेसिंग आवर एसेट्स, to make money from insurance in the event of a loss, to enjoy peace of mind and plan one's business more effectively, to become careless about our assets। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक बार किसी चीज़ का बीमा जब हम करा लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जोखिम को ट्रांसफ़र कर देने के बाद क्या चीज़ संभव होती है कि हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिम को अनदेखा कर देना, हानि की स्थिति में बीमा से धन प्राप्त करना, शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना, हमारा अपनी संपत्तियों के प्रति लापरवाह होना। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जोखिम को ट्रांसफ़र करने से क्या संभव होता है, एक बार हम इंश्योरेंस करा लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम शांतिपूर्वक अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस आसानी से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन की, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस होता है चीज़ों का। तो वहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी हो जाती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक ये कहिए कि प्लान बी होता है या कोई हमारी बैक होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंश्योरेंस रिड्यूसेस पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस, इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एसेट, इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इट्स लॉस, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द एसेट। तो यहाँ पर कुछ आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। बीमा हानि की संभावना को कम करता है, तो हानि की संभावना को कम नहीं करता। ये क्या करता है, उससे रक्षा करता है कि अगर जो है हानि हो जा रही, लॉसेस हो जा रहे हैं तो उसका कंपनसेशन हम ले सकते हैं बीमा कंपनी से। संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। ये करेक्ट हो जाएगा कि अगर किसी संपत्ति की हानि हो जा रही है, संभावना नहीं, जब हानि हो जाएगी तो उसको ये कम करेगा। यानी कि किसी भी चीज़ से फायर इंश्योरेंस कराया और आग लग जाती है, उससे हमारा सामान या जो भी गुड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उसकी जो भरपाई होती है, कंपनसेशन जो होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश्ड? 1815, 1818, 1821, 1833। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी वो भारत में कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो इस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता में 1880 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज? जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर था वो राष्ट्रीयकृत कब किया गया था, नेशनलाइज कब किया गया था? 1947, 1951, 1956, 1959। तो नेशनलाइज जो किया गया था वो 1956 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज? भारत की जो सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन सी है? द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जो सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है वो हो जाएगी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज एन ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी फाउंड इन 1906? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे इंश्योरेंस की जो सबसे पुरानी कंपनी थी वो 1906 में जो फाउंड हुई थी वो कौन सी है? LIC, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो वो हो जाएगी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, NIC जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, वो सबसे पुरानी कंपनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज फाउंड ऑन? काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1955, 6 दिसंबर 1960, 4 दिसंबर 1956, 1 सितंबर 1956। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1 सितंबर 1956। तो जो LIC एक्ट आया था उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई थी। इसको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ LIC सिचुएटेड एट? यहाँ पर आपको बताना है जो LIC है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर जिसे कहेंगे, वो हो जाएगा मुंबई में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज लेजिस्लेटेड बाई? यानी कि जो इंश्योरेंस है, बीमा की वो है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है? आपने ये पढ़ा था कि कौन सी संस्था करती है, तो वो संस्था क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसको पूरा नियंत्रित करती है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि जो इंश्योरेंस है उसके जो सिद्धांत होते हैं इसमें से वो कौन सा नहीं है। अटमोस्ट, गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉक्सिमा। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाभों को अधिकतम करना जो है वो इसका प्रिंसिपल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ IRDA। IRDA अभी आपने पढ़ा था, तो IRDA के फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य कौन से होते हैं। प्लान फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोवाइड रिलीफ पैकेजेस टू द फार्मर्स, रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, हायरिंग एंड परचेजिंग एसेट। तो जो IRDA है उसकी जो काम होते हैं, मेन काम क्या होता है, वो रेगुलेट करना, जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस बिजनेस है इंडिया में, उसको रेगुलेट करना, उसके लिए नियम बनाना, उसके अकॉर्डिंग उन नियमों के अकॉर्डिंग ये देखना कि इंश्योरेंस सेक्टर जो उस ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PA स्टैंड्स फॉर। TPA की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि TPA क्या होता है। थर्ड पार्टी असाइनी पेमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड पेई असाइनर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर जो TPA होगा उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TPA इज लाइसेंस्ड बाय द। यहाँ पर आपको बताना है जो TPA है उसको लाइसेंस कौन देता है। अभी अपने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई। इंश्योरेंस कंपनी, सर्वाइवर, सेंट्रल गवर्नमेंट, IRDA। कौन करता है, ऑप्शन डी, IRDA, क्योंकि IRDA ही रेगुलेटरी का काम कर रही है। तो जितना भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें जो मेन होगा लाइसेंस देना है, सारे काम कौन करेगा, IRDA ही करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट एक्ट टू रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। जो लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है इंडिया में, तो उसको रेगुलेट करने वाला फर्स्ट एक्ट जो था वो कौन सा था। इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, IRDA एक्ट 1999, LIC एक्ट 1956। जो फर्स्ट एक्ट था वो हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैक, यानी कि पैक की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि पैक क्या है। पोस्ट ऑथोराइज चेक, प्री ऑथोराइज चेकिंग, प्रोसेस ऑथोराइज चेकिंग, प्री ऑथोराइज चेकिंग। तो जो पैक होगा उसकी फुल फॉर्म हो जाती है प्री ऑथोराइज चेकिंग। इसमें क्या रहता है कि जो चेक होता है, चेकिंग से मतलब जो चेक होगा, जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे जो लाइफ इंश्योरेंस है या जो भी इंश्योरेंस की कंपनीज़ होती हैं, अगर आपने वहाँ पर अपना इंश्योरेंस करा रखा है तो इस तरह की सुविधा देती हैं कि डायरेक्ट आपके अकाउंट से, अगर हम जो पैक के जरिए के थ्रू करवाते हैं तो डायरेक्ट आपके उससे प्रीमियम की जो राशि होती है वो जो भी मंथली है या 6 मंथ पे पेमेंट करना है वो कटता रहता है। तो वो हो जाएगा प्री ऑथोराइज चेकिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।